बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ET 115। इसका हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड ओहम्स लॉ। इस चैप्टर के अंदर तमाम बेसिक डेफिनेशन शामिल हैं, इसलिए ज़रूरी है आप इन डेफिनेशन के बारे में अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें और इन डेफिनेशन को ज़ुबानी याद करें। अगर आपका कुछ कंसेप्ट इन डेफिनेशन के बारे में क्लियर हो जाता है और आप इन्हें ज़ुबानी याद कर लेते हैं तो आप इस सब्जेक्ट को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। पहले नंबर पर जो है कंडक्टर। अब हम कंडक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से आसानी से गुजार सकते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनके आखिरी मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 से कम होती है। ठीक है जी। तो कुछ इम्पोर्टेंट कंडक्टिंग मटेरियल जो है उनमें कॉपर, एल्युमिनियम और बोरॉन्स वगैरह शामिल हैं। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से आसानी से गुजार सकते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनके आखिरी मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 से कम होती है। जो नॉर्मल इस्तेमाल होने वाले कंडक्टिंग मटेरियल है उनमें कॉपर, एल्युमिनियम और बोरॉन्स वगैरह शामिल हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो है नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से नहीं गुजार सकते या बिल्कुल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को नहीं गुजारते, उन्हें हम नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इनके आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 से ज़्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है? 4 से ज़्यादा होती है इनके अंदर। ठीक है जी। और नॉर्मल तौर पर जो कंडक्टिंग मटेरियल है उनके अंदर माइका है, ये कागज़ की एक किस्म है, प्लास्टिक है, वार्निश है, रबड़ है, ग्लास है और खुश्क लकड़ी वगैरह इसमें शामिल है। नेक्स्ट जो है वो है सेमीकंडक्टर। वो मटेरियल्स जिनकी खसूसियात कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये ना तो कंडक्टर होते हैं और ना इंसुलेटर होते हैं, बल्कि इन दोनों के दरमियान में ये मटेरियल होते हैं। इनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनके आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा 4 के बराबर होती है और इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल में कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन वगैरह शामिल है। इन सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये आप आगे जाके मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे। इसके बाद है रेजिस्टेंस। किसी मटेरियल की वो खासियत या किसी मटेरियल की वो खसूसियत जिसके तहत वो इलेक्ट्रिक करंट के बहाव में दुश्वारी पेश करता है, उसे हम उस मटेरियल की रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो एक खासियत का नाम है, ये याद रखें। किसी मटेरियल की वो खसूसियत जिसके तहत वो इलेक्ट्रिक करंट के बहाव में रुकावट पेश करता है, उसे हम उस मटेरियल की रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं उसमें नाइक्रोम है, टंगस्टन है, जर्मन सिल्वर है। इसके अंदर नाइक्रोम जो है वो आमतौर पे इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर जो हम रॉड यूज़ करते हैं वो होता है, और टंगस्टन जो है ये हम इनकैंडिसेंट लैंप के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कंडक्टर मटेरियल की रेजिस्टेंस कम होती है जबकि इंसुलेटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद आ जाता है रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। अब हम ओहम की डेफिनेशन देखते हैं। ओहम को हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं, ये जो सिंबल यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अब जी हम एक ओहम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल कैपिटल R है और उसका जो यूनिट है वो ओहम है। अब हम रेजिस्टेंस का जो यूनिट है ओहम, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेजिस्टेंस की वो मिकदार जो 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड पर गुजरने पर 1 जूल हरारत पैदा करता है, वो रेजिस्टेंस की 1 ओहम मिकदार होती है। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस की वो मिकदार जो 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में गुजारने पर 1 जूल हरारत पैदा करे, तो उसे हम 1 ओहम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है जी।
रेजिस्टेंस की ये ओहम की जो है दूसरी डेफिनेशन देखें। अगर किसी कंडक्टर में से 1 वोल्ट प्रेशर के तहत 1 एम्पेयर करंट गुजरे तो इसकी रेजिस्टेंस की मिकदार 1 ओहम होगी। ठीक है जी, दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूँ कि अगर किसी कंडक्टर पर 1 वोल्ट अप्लाई करने पर इसमें से 1 एम्पेयर करंट गुजरे तो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस की मिकदार 1 ओहम होगी, यानी 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पेयर। ठीक है, 1 वोल्ट तकसीम 1 एम्पेयर, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये 1 ओहम के बराबर हो जाएगी। ये ओहम की डेफिनेशन है। ठीक है जी, इसके बाद है कंडक्टेंस। इसकी पहली डेफिनेशन देखते हैं। किसी मटेरियल की वो खासियत जिसके तहत वो इलेक्ट्रिक करंट को गुजारने में आसानी पेश करता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बहाव में रुकावट पेश करना रेजिस्टेंस थी, इसी तरह किसी भी मटेरियल की अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट के गुजारने में आसानी पेश करना या आसानी पैदा करना, उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। कहने का मतलब ये है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे के उलट है। दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक यही कुछ है कि कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के उलट है। ठीक है, और कंडक्टेंस का यूनिट जो है वो महू है, जबकि रेजिस्टेंस का जो यूनिट था वो ओहम था। ठीक है, और अगर आप इसका सिंबल देखें महू का, तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के यूनिट के बिल्कुल उलट है। ठीक है, इसके अलावा भी कंडक्टेंस का यूनिट है जिसे हम सीमन कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कैपिटल एस से शो करते हैं। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की भी 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन के मुताबिक किसी कंडक्टर में से रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन के बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। डेफिनेशन को दोबारा समझने की कोशिश करें कि किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन के बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है जी, दोनों सेम चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एक में रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट की 2 डेफिनेशन है। ठीक है, करंट को हम कैपिटल आई से जाहिर करते हैं और करंट का यूनिट एम्पेयर है, इसलिए करंट का जो फार्मूला बनेगा इन डेफिनेशन के मुताबिक वो क्या बनेगा कि करंट आई बराबर है चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई टाइम टी। ठीक है, तो आई का जो फार्मूला बनेगा आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी बनेगा। ठीक है, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, इसलिए मैंने आगे ये एम्पेयर लिख दिया है। ठीक है, ठीक है जी, यानी कि 1 कूलम चार्ज है, अगर उसको 1 सेकंड से डिवाइड करें तो वो 1 एम्पेयर बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एम्पेयर की डेफिनेशन देखते हैं। एम्पेयर की भी 2 डेफिनेशन है, तो इसलिए पहली डेफिनेशन के मुताबिक अगर कंडक्टर के किसी एक पॉइंट से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में गुजरे तो कंडक्टर के इस पॉइंट में से गुजरने वाला करंट 1 एम्पेयर होगा। ठीक है जी, अगर कंडक्टर के किसी एक पॉइंट से 1 कूलम चार्ज, अब 1 कूलम चार्ज जो है उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स भी लिखे हुए हैं, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होगी वो 1 कूलम बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर यह भी जाहिर किया गया। कंडक्टर के किसी एक पॉइंट से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में गुजरे तो कंडक्टर के इस पॉइंट में से गुजरने वाले करंट की मिकदार 1 एम्पेयर होगी। ठीक है जी, एम्पेयर को हम कैपिटल ए से शो करते हैं, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। ठीक है जी, यानी 1 कूलम चार्ज ओवर 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 एम्पेयर बन जाएगा। ये 1 एम्पेयर का फार्मूला हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो उसके दूसरी डेफिनेशन में अगर हम देखते हैं कि 1 वोल्ट प्रेशर के तहत अगर 1 ओम रेजिस्टेंस में से जितनी करंट गुजरती है तो उसे हम 1 एम्पेयर कहते हैं, यानी कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसकी मिकदार 1 ओम है
और आपने उसके ऊपर जो अप्लाई किया है वो 1 वोल्ट है, ठीक है। तो इस तरह जो उसमें से करंट गुजरेगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट 1 एम्पियर करंट होगा वो, ठीक है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 ओम। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।